आज के इस लेसन में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्किल्स के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि किन्हीं भी दो गिवन सर्किल्स के लिए ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या निकल के आती है और उस कंडीशन के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों अगर हम बात करें किन्हीं भी दो गिवन सर्किल्स के लिए, तो दो सर्किल आपस में ऑर्थोगोनल तभी होंगे जब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स बनेंगे उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस डायग्राम में कि हमारे पास ये दो सर्किल्स गिवन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहे हैं। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट बी। तो ये है कि पॉइंट ए पे अगर हम टेंजेंट बनाए सर्किल जिसका सेंटर C2 है, तो उसका टेंजेंट ये बनेगा, और जो सेंटर C1 है जिस सर्किल का, उस पर अगर हम पॉइंट ए पे टेंजेंट बनाए तो वो इस टाइप का यहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों ये जो टेंजेंट्स बन रहे हैं ना, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एंगल 90 डिग्री उनके बीच में बनेगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों सर्किल्स आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन सिंपल सी इतनी है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स बन रहे हैं उनके बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक, तो हमने बोल दिया कि जो पहला सर्किल था S1, उसको हमने S1 बोल दिया, और उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, मतलब इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ये हो गई S1 की इक्वेशन। अब बात करते हैं S2 की। तो S2 में क्या किया हमने, बस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास S1 और S2 की। ठीक, अब हमें बोला गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स बन रहे हैं उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें यहाँ पे ट्राइंगल AC1C2 की, तो वो क्या है, 90 डिग्री है, उसमें एंगल है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा, इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। C1 माइनस C2 क्या है, हाइपोटेनस की लेंथ। तो हाइपोटेनस की लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू C1 स्क्वायर प्लस A इंटू C2 स्क्वायर। ठीक, ये क्या हुआ, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ की। ठीक, तो दोस्तों हमें पता है कि अगर हमने S1 की इक्वेशन ये मानी थी, तो इसके लिए C1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस G1 कोमा माइनस F1, और C2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस G2 कोमा माइनस F2। ठीक, तो दोस्तों C1 कोमा C2 करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास आएगा कि AC1 क्या था। अगर हम यहाँ पे देखें कि AC1 क्या था, पहले वाले सर्किल की रेडियस। AC2 क्या था, दूसरे वाले सर्किल की रेडियस। तो ये AC1 स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर, और AC2 की जगह क्या आ जाएगा, R2 स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको। और C1 माइनस C, ये वाली डिस्टेंस हम किससे लगा लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आता आपको लगाना, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, उससे हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास फाइनली जो स्क्वायरिंग करके जो रिलेशन आएगी वो आप समझ सकते हैं कि G2 माइनस G1 का होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आएगी। कैसे, क्योंकि G2 माइनस G1 का होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर क्या है, ये डिस्टेंस था, अंडर रूट में आता। तो इसको हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी, दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर दी, इसलिए यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर भी आ गया। ठीक, सिंपल सी चीज़ इतनी हुई। अब दोस्तों जब हम इसको एक्सपेंड करके देख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। अब हम कर क्या सकते हैं इसमें, अब हम कर सकते हैं कि R1 की वैल्यू हमें पता रहती है। R1 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C से मिलती है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C। ये होती है R1 की वैल्यू रूट में। तो R1 स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो सिंपली हमें वैल्यू मिल जाएगी G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है R1 स्क्वायर की। तो R1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। और ऐसे ही R2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। ठीक, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब दोस्तों जब हम इसे एक्सपेंड करके देख रहे हैं, मतलब G2 माइनस G1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहे हैं, F2 माइनस F1 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये G1 स्क्वायर, G2 स्क्वायर, F2 स्क्वायर, ये वाली सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो ये होती है दोस्तों ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन की, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब यहाँ पे आपको पता है कि G1 G2 क्या है, F1 F2 क्या है और C1 और C2 क्या है।
तो दोस्तों अगर हमारे पास दो सर्किल्स है जिनकी इक्वेशन में पता है तो हम उसके लिए ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये है उसका फॉर्मूला। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारे कैसे काम में आएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस पे बेसिक क्वेश्चन क्या बन सकता है, फॉर what values of k the circle x square plus y square plus 5x plus 3y plus 7 equals to 0 and x square plus y square minus 8x plus 6y plus k equals to 0 cuts orthogonally। तो हमें बोला गया है कि ये दो सर्किल हैं जिनकी इक्वेशन हमें बता दी गई है, ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो इसके लिए हमें क्या दिया है, यहाँ पे k है, k की वैल्यू अननोन है, तो ये k निकालना है। तो दोस्तों हमें पता है कि ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या होती है, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। तो बस वैल्यूज निकालना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस पहले सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि g1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5/2, g2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं आ रही है -4, f1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ से 3/2, f2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है 3, c1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है 7 और c2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है k। तो दोस्तों हमारे पास g1 g2 f1 f2 c1 c2 की वैल्यूज पता है और हमें दिया गया कि ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल के लिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो c2 जो अननोन है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि हमने किया क्या, बस इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख दी हैं ऊपर वाली। तो हमारे पास फाइनली बन के आ रहा है -11 इक्वल्स टू 7 प्लस k। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि k की वैल्यू हमें मिल जाएगी -18। तो ऑर्थोगोनलिटी पे ये एक बेसिक सा क्वेश्चन इस हिसाब का बन सकता है। ठीक, तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कटिंग द सर्किल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ऑर्थोगोनली। तो हमें उस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो कि ओरिजिन से पास करता है और इन दोनों सर्किल को ऑर्थोगोनलिटी कट करता है। ठीक, तो दोस्तों हमें पता था कि सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने अननोन हैं, g, f और c। तो मतलब हमारे पास तीन इक्वेशंस होनी चाहिए ताकि हम इनकी वैल्यू निकाल पाएँ g, f और c की। तो दोस्तों तीन कंडीशंस ढूंढते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ें तो हमारे पास दे रखा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब जो हमारा सर्किल है वो ओरिजिन से पास करता है। तो एक कंडीशन यहाँ से आई, कटिंग द सर्किल्स ऑर्थोगोनलिटी। तो दोस्तों जो हमारा गिवन सर्किल है वो इस सर्किल के भी ऑर्थोगोनल है और इस सर्किल के भी ऑर्थोगोनल है। तो एक कंडीशन इस वाले सर्किल से आएगी और एक कंडीशन इस वाले सर्किल से आएगी। तो टोटल हमारे पास तीन क्या आ जाएंगी, इक्वेशंस आ जाएंगी, उनसे हमारी तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली हम सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मान लिया कि हमें जो सर्किल निकालना है उसकी इक्वेशन है जनरल s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हमें बोला गया है कि ये जो सर्किल है ये ओरिजिन से पास करता है। तो मतलब ये 0,0 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो एक तो चीज़ हमें मिल गई, c की वैल्यू तो 0 आएगी। ठीक, अब हमने बोल दिया कि ये सर्किल S1 है और ये सर्किल S2 है। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि S और S1 आपस में क्या ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होती है, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। ठीक है भैया, कंडीशन लगा दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2g, तो इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2g इंटू -1 प्लस 2f इंटू 2 इक्वल्स टू c प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया -2g प्लस 4f इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, और साथ ही में हमें क्या दिया गया था कि ये सर्किल भी इस सर्किल के ऑर्थोगोनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के लिए भी हम वो कंडीशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन हमें पता ही है क्या है, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन इन दोनों सर्किल के लिए लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2g इंटू -5/4 प्लस 2f इंटू 0 इक्वल्स टू c प्लस 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि -5/2g इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि g की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -2/5। g की वैल्यू कितनी आ रही, -2/5। तो g की वैल्यू हमारे पास -2/5 आ गई। तो ये इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं। तो वहाँ से हम देखेंगे कि f की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/20।
तो दोस्तों हमारे पास जी भी आ गया, एफ भी आ गया और सी भी आ गया, तो ये सर्किल की इक्वेशन आ गई ना। तो दोस्तों बस ऐसे करके हम आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे कि जब आप जी को -2/5 रख रहे हो और एफ को 1/20 रख रहे हो तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x² + y² -4/5x + 1/10y = 0। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास फाइनली हम सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं कि 10x² + 10y² - 8x + y = 0। ये क्या है, एक रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन है। ठीक, तो दोस्तों ऑर्थोगोनलिटी पे इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3 and whose center lies on the line y = x and which cuts the circle x² + y² = 4 orthogonally। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें कितने वेरिएबल हैं, g, f और c, तीन वेरिएबल है। तो तीन वेरिएबल के लिए चाहिए हमें तीन इक्वेशन। तो आइए देखते हैं कि तीन इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी। फाइंड द पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो एक कंडीशन तो आ गई हमारे पास की -1, 3 से पास कर रहा है। ठीक, हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन y = x। इस सर्किल का सेंटर क्या होता है, -g, -f। तो -g, -f इस लाइन पे लाई करेगा, तो एक इक्वेशन हमारे पास वहां से भी निकल के आ जाएगी। और एक कंडीशन हमारे पास आ जाएगी कि वो इस गिवन सर्किल के ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगा देंगे 2g1g2 + 2f1f2 = c1 + c2। तो ये तीन कंडीशन लगाएंगे तो जी, एफ और सी की वैल्यू आ जाएगी, तो फाइनली हमारे पास सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो दोस्तों वही ये सिंपल सा काम होता है। हमने क्या किया, सर्किल की इक्वेशन मान ली ये है -1, 3 से पास। तो हम क्या करेंगे, एस वाली इक्वेशन में हम क्या रखेंगे, x को -1 और y को 3। तो जैसे ही हम ये कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1 + 9 - 2g + 6f + c = 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास आया -2g + 6f + c = -10। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि सेंटर y = x लाइन पे लाई कर रहा है। y = x मतलब x - y = 0। ठीक, तो जो सेंटर है वो x - y = 0 लाइन पे लाई कर रहा है। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -g, -f। तो मतलब हम क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे -g और y की जगह क्या रख देंगे, -f। तो हमारे पास आया -g -f = 0। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया g = f। ठीक, तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, एक तो ये और एक ये। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, ऑर्थोगोनलिटी वाले से आ जाएगी। तो जो हमारा गिवन सर्किल है एस, वो x² + y² = 4 के क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होती है, 2g1g2 + 2f1f2 = c1 + c2। तो वो कंडीशन हम लगाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2g × 0 + 2f × 0 = c - 4। ठीक, तो ये हमारे पास रिलेशन आया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। अब अगर हमारे पास c की वैल्यू 4 आ गई है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, c की वैल्यू 4 है और g = f है, तो इस इक्वेशन में हम c को 4 रख के और g की जगह f रख के तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो कि जब आप सिंप्लीफाई करोगे अब c को 4 रख के, तो हमारे पास फाइनली हमारे पास आ रहा है कि g = -7/2 = f। तो g जो कि f की इक्वल है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -7/2। तो दोस्तों हमारे पास g आ गया, f आ गया, c आ गया, तो सर्किल की इक्वेशन आ गई, बस इसमें रख दो। तो दोस्तों जब हम कर रहे हैं इसमें रख के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा कि x² + y² - 7x - 7y + 4 = 0 क्या है, रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन है। ये हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें मैंने बात की ऑर्थोगोनलिटी ऑफ सर्किल्स की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए यहाँ पे हमने। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।